लिंक शेयर किया हुआ है? हो गया, क्योंकि इधर चलो वो भी ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, लेने दो। हमें थक जाते हैं, तो कोई इतना पढ़ लिया आप लोगों ने, सुबह के उठे होंगे और क्या। चलो आगे लो, कोई बात नहीं। वो एक वहम डाला हुआ ना सभी ने, डॉक्टर्स कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए। हाँ, मैं तो 7 ही घंटे सो पाया, है ना। 1 घंटा अब क्या करूं मैं। ऐसे लोग मैंने देखे, उनको टेंशन हो जाती है। हाँ, अब मैं तो 2 बजे सोया हूँ रात, सुबह 6 बजे उठाऊं। अब मुझे टेंशन ज्यादा होनी चाहिए। यार मैं तो 4 घंटे सो पाया हूँ, क्या कैसे होगा। देखो मैं तो बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो जा रहा मेरे से तो। आंखें बंद हो रही है, एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अरे कोई नहीं थकता, कोई इंसान थकता ही नहीं है। यहाँ से थकते हो आप बस, यहाँ से थक गए तो फिर आप 1 घंटे बाद थक जाओगे, फिर आप 10 घंटे भी सो लेना, कम रहेगा। चलें फोटो से आगे, और क्या। क्या फोटो तो हम अपनी खुद की खींच लेंगे। चलिए, रशिया के इम्पैक्ट ऑफ ये सब कहने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की लैंड रिफॉर्म्स इन्होंने किए होंगे, क्योंकि आइडियाज चेंज हो चुके हैं, फिलोसफीज बदल चुकी हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा तो क्लास स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्लास वो वाली रहेगी नहीं, रहेगी ना जो पहले की, रिच क्लास है पुअर क्लास है, तो इक्वलिटी सी दिखेगी। और पार्टी जो है, वन पार्टी सिस्टम यहाँ पे चला है कुछ। अब इसके इम्पैक्ट वर्ल्ड में भी नजर आने वाले हैं। कम्युनिज्म आइडियोलॉजी फैलेगी, हर जगह फैली है, फिर चाहे वो इंडिया हो कहीं भी हो, फैली तो है। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट पे उसका असर पड़ा है। पहले कॉलोनियल मूवमेंट थे, फिर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, डी कॉलोनाइजेशन वाले मूवमेंट है। यूएसएसआर बन चुका है। और कोल्ड वॉर के लिए यहीं से क्यों, कोल्ड वॉर क्यों होगी यहाँ से, क्योंकि आइडियोलॉजी अलग है। पावरफुल चाहे स्टेट बना या नहीं बना, पर इसकी सोच कुछ और है, उसकी सोच कुछ और है। वो जो हमने 2 बॉक्स बनाए थे ना, वो वाले, एक वाला बॉक्स, दूसरा वाला बॉक्स, है ना। हाँ, अब कागज पे कितना बढ़िया लगता है वो, नहीं नहीं बढ़िया लगता, कि वाह ये सिस्टम बढ़िया है। हाँ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इसके बीच जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, बीच में कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ था उसका रिजल्ट ही होगा जो बीच में हो रहा है। और वो टाइम वो है जो आपको, जैसे होता है ना कि कोई भी चीज कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगता है। कंक्लूजन क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होनी थी। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंसिक्वेंसेस, यही ना जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो बेसिकली वहाँ यहाँ पे आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और बहुत सारे चेंजेस नजर आने वाले हैं, राइट। खासकर ये टोटलिटेरियन रिजीम्स, ये हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो सबसे पहला तो इम्पैक्ट ऑफ वर्साइले की ट्रीटी, वो था रीजन। क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रेन पड़ा था, हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में हुआ है। और बुक्स में जो उस टाइम के कार्टून्स और पिक्चर्स सब ऐसे हैं कि बच्चों को करेंसी दे दी गई खेलने के लिए, खेल लो बेटा, इसका कोई काम ही नहीं है। यस, डिप्रेशन जब आया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। जैसे भी पीछे कौन सी कंट्री में होता है अफ्रीका की, कुछ साल पहले है, क्योंकि सब्जी आलू क्या रेट है, 10 लाख रुपए किलो। हाँ, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब इज नॉट कि कॉस्ट बढ़ गई है, वैल्यू नहीं रही है करेंसी की। और यही मतलब होता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन लोगों को लगता है महंगाई बढ़ रही है, महंगाई नहीं बढ़ रही है, पैसे की वैल्यू कम हो रही है। पैसे की हो जाए कोई बात नहीं, हमारी भी होनी चाहिए, यही होता है। इकोनॉमिक्स में तो यही मतलब होता है। जिसको नहीं समझ में आया तो उसके लिए फिर ये होता है महंगाई बढ़ गई। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई बढ़ गई, राइट। पॉलिटिकल सुना रही इंस्टेबिलिटी, जर्मनी में क्या हो रहा है, अपराइजिंग्स हो रही हैं अलग अलग। अपराइजिंग हो रही थी जर्मनी। ये हमारी आवाज तो नहीं जा रही। कोई बात नहीं,
राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म तो आना ही जब ट्रीटी उसकी हार्श है, तो ये ट्रीटी क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे कि लोगों के अंदर आइडियाज जो हैं एक्सट्रीमिस्ट बनने के लिए मजबूर करेंगी। अडोल्फ इसीलिए राइज हुआ। किसी को तो लीड करना पड़ेगा। लोगों ने नहीं बनाया हिटलर को कि तुम बन जाओ हमारे लीडर। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं मैं बनूंगा, है ना। राइट। लीग ऑफ नेशंस बना था इसी टाइम में। वो हमने हमने सुना था, ऐसा थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। किस लिए बना था? क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइले में था कि पीस मेंटेन करनी है, फ्यूचर कन्फ्लिक्ट प्रिवेंट करने कैसे, थ्रू डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी आपको पता ही है, समझा के प्यार से बातें करके, है ना। और ये वो लोग बात कर रहे हैं जो ट्रीटी ऑफ वर्साइले कर रहे हैं। मैं तो वो सोच रहा हूँ कि ऐसे कैसे वो लोग हो सकते हैं, एक तरफ कंडीशन हार्श है, दूसरी तरफ बात ऐसे कर डिप्लोमेसी, कलेक्टिव सिक्योरिटी। और कौन कर रहा है ये प्रेसिडेंट और प्रीमियर्स होंगे उस टाइम के, नहीं। हाँ, तो इंसान ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी बन जाए। तभी मुझे लगता है अगर यूपीएससी भी इंटरव्यू लेते हैं ना, तो वो जो इंटरव्यू लेते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, कुछ नहीं है हवा बनाया हुआ है, नहीं। हाँ, उनको भी गुस्सा आता है, उनको भी लगता है कि वो बंदा ऐसा, और उसके बारे में आपसे पूछ रहे हो और आप कुछ बोल रहे कहता है ये बंदा तो ठीक नहीं है। आइडियोलॉजी, ऐसा ऐसा होता है। हाँ, वो एक बार मेरा स्टूडेंट था, वो गया तो श्री श्री जी पे फाइन लगा था उस टाइम। उसने पूछ लिया, वो कहता सर वो ठीक है, वो कहता ऐसे है। तो बाद में वो कहता पता लगा कि वो तो, है ना, उनको मानता बड़ा था। तो ऐसा अब उसको नंबर मिलेंगे फिर? उसको मिल गए थे बस। हाँ, उसको मिल गए, वो सिलेक्ट हो गया था। है ना। तो या तो जस्टिफाई करना आना चाहिए, अदरवाइज तो देखो है। और ये यहाँ नहीं, ये हर जगह फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कई बार होता है, कई बार आपकी स्किल काम नहीं आते, कैलिबर काम नहीं आता, ये बातें भी काम आती हैं। ये ऐसा होता है। जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की, वो कि जो 5 साल के लिए आएगा वो क्या करेगा, क्या करेगा? वो ये थोड़ी दिखाएगा अपने कैलिबर दिखाएगा, स्किल दिखाएगा, इसीलिए तो सिलेक्ट हुआ। अब तो वो कहेगा कि सर कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, है ना। वो तो ये लिंक बनाएगा ना वो। अल्टीमेटली वही है कि ये जो था कुछ, इसके पास ना एनफोर्समेंट की पावर थी। सबसे बड़ी बात क्या है, मेजर पावर ही मिसिंग है इसमें से, चौधरी साहब मिसिंग है। अंकल सैम वाज नॉट देयर। अंकल सैम ही तो पावरफुल है यार, उसी की तो चलती है कि जहां वो आ जाते हैं बस लाइन से वहीं से शुरू हो जाती है ना। कुछ ऐसा था। और जो एग्रेशन हुए थोड़े बहुत, इसने क्या कर लिया और क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि बात किसकी मानी जाती है? कमजोरों की कोई बात नहीं मानता है। ये मानते हैं? नहीं मानते हैं। दो ही तरीके हैं, या तो कमजोर इतना पावरफुल हो जाए कि वो डरा सके लोगों को, या उसके पास अथॉरिटी हो। कमजोर अगर आईएएस है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी, वो कमजोर में ना बीमार सा, पतला दुबला सा, मरियल सा, उसके पास अथॉरिटी, उसकी बात मानी जाएगी। अगर कुछ नहीं है फिर डंडा होना चाहिए बड़ा सा, तभी लोग बात मानेंगे। नहीं हो गया? जैसे आप अगर जा रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो, वहां पे भेड़ बकरियां आ गई, तो आप रुकोगे थोड़ी। अब तो हॉर्न बजा बजा के उनको परेशान कर दो कि हटो, और एक शेर आ जाए, फिर आप क्या करोगे? अब हॉर्न नहीं बजेगा आपसे। ये क्या है? अथॉरिटी है उसके पास, पावर है उसके पास, राइट। ऐसा है। उसके अलावा क्या हुआ, ये वही पीरियड है, ऊपर से डिप्रेशन आ गया। क्रैश तो कहीं और हुआ था, उसका इफेक्ट तो पूरे यूरोप तक आया। हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, तो इन्फ्लेशन हो रहा है, डिप्रेशन से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अनएम्प्लॉयमेंट है, ऊपर से इन्फ्लेशन है, और पावर्टी तो फिर होगी होगी। यहाँ तक है, उस टाइम के न्यूज़पेपर पढ़ो तो गवर्नमेंट को किचन खोलने पड़े लोगों को खाना देने के लिए, और खाने में क्या देते? सूप। हाँ, सॉरी, नहीं सूप तो पहले भी पीते होंगे। मतलब आम लोग, गरीब, मतलब ये नहीं कि गरीब यही होते थे। तो पब्लिक का इतना बुरा हाल था कि गवर्नमेंट को पब्लिक किचन चलाने पड़े लोगों को खाना खिलाने के लिए, और खाने में सूप होता। और कैसे सर्वाइव करते हैं मुझे नहीं पता। अब ऐसे लोग अगर हर जगह होंगे तो क्या होगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कोई तो रिस्पॉन्सिबल है। अब जहाँ पूरा कंट्री ऐसा हो रखा है, जर्मनी, उनके लिए सरकार थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है।
उनके रिस्पॉन्सिबल हुआ जिन्होंने वो ट्रीटी उनके ऊपर थोपी थी। दुश्मन तो उनको वो नजर आएंगे ना, पर वो बदला तो फिर लेना चाहेंगे कि यार बदला लेना, वो चीजें। और ये धीरे धीरे आती हैं, अंदर इम्बाइब होती हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जब आप ट्रेड करते हैं, ऐसा है, देखो याद रखो, एक घर है, ऐसे समझो, ठीक है? उस घर का किसी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? आप उसको नहीं जानते, अब उस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस घर में किसी को किसी ने मार दिया, ठीक है, वो डूब गया, आपको कोई फर्क पड़ेगा? उस घर के कोई पैसे लूट के ले गया, आपको कोई फर्क पड़ेगा? अब एक दूसरा ऐसा है कि आप उसके साथ ट्रेड करते हो, आप उसको मटेरियल दे रहे हो, वो आपको पेमेंट कर रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। अब उसका लॉस हो गया, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। अब मुझे बताओ आपको क्या फर्क पड़ा? आपके पैसे नहीं मिलने वाले, आपने कुछ नहीं किया, वो भी मना नहीं कर रहा, पर उसके पास है ही नहीं। अब आप सफर करोगे कि नहीं करोगे? बस जहां पे इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाए, वहां पे सफरिंग फिर फैलती है हर जगह के लिए। ग्लोबलाइजेशन यही तो है। और वो हम पहले बात कर चुके हैं, ट्रेड तो वहां पे यूरोप में था, वर्ल्ड वॉर के टाइम तक तो क्या हुआ, आर्म्स ट्रेड तो हर जगह चल रहा है। जब एक जगह ट्रेड अफेक्ट होगा, दूसरी जगह भी अफेक्ट होगा। और आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन में इंडिया भी सफर करता है। 2008 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम देखो, हम तो शरीफ लोग हैं, हम तो कुछ करते नहीं कभी, हमारे यहाँ तो कुछ होता नहीं। ग्लोबल कुछ होता है, असर यहाँ पे भी दिखता है। नहीं दिखता है? क्यों दिखा? क्योंकि अब हमारे ट्रेड लिंक्स हैं सभी के साथ। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास फ्यूल नहीं होता, फॉसिल फ्यूल बाहर से मंगाते हैं। गल्फ वॉर वहां पे स्टार्ट हुई थी, प्रॉब्लम हमें यहाँ पे हो रही थी। अरे वो दो लोग लड़ रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है? अरे तेल नहीं आएगा हमारे पास। तेल नहीं आएगा, जब पेट्रोल डीजल नहीं आपको मिलेगा, पहली बात तो उसका रेट बढ़ेगा। और अगर है ही नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो चला लो इंडस्ट्री, चला लो ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, चले जाना यूपीएससी का इंटरव्यू देने। किस लेवल तक असर है? सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब वो गया कि इकोनॉमी सफर करेगी, सोसाइटी सफर करेगी। वो कहाँ पे रहा है? मिडिल ईस्ट में था लड़ाई, प्रॉब्लम हमें यहाँ हो रही है। अब वो टाइम है, अगर नागपुर में फसल खराब हुई अनियन की, रेट यहाँ पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? या कह दो सानू की, सानू की, कि होगी फसल खराब तो होगी। अब वो टाइम गया, क्योंकि अब इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। आप जो फ्रूट यहाँ पे खाते हो, यहाँ के तो फ्रूट है नहीं, यूपी से आ रहे हैं या तो, और बिना सीजन कह रहे हो साउथ से आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है। हाँ, तो वहाँ पे उगते हैं, मेजोरिटी फूड प्रोड्यूसर वही हैं। अगर फ्रूट वहां से आ रहे हैं रेगुलर, और वहां पे अगर प्रॉब्लम हुई या चेन जो है सप्लाई चेन वो ब्रेक हुई, एप्पल 300 रुपए किलो, टमाटर नहीं हो गए थे पीछे 200 रुपए किलो, और फिर बाद में 20 रुपए किलो, है ना? हाँ, फिर लोग कहते हैं हम तो टमाटर खाते नहीं, हमें क्या लेना देना, ना हम ना हम खाएंगे। नहीं, मैं टमाटर नहीं खाता, है ना? ऐसे समझ लो कि डॉक्टर ने कहा कि टमाटो खाने से क्या होगा, स्टोन हो जाएंगे, तो हाँ ठीक है, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी टोमेटो सॉस तो बनेगी, कि वो टोमेटो की नहीं होती, पोटैटो की होती है, उसमें कलर डाल देते हैं। ऐसा होता है, ऐसा ही बहुत कुछ ऐसी होता है जो एक्चुअल में खा रहे वो होता ही नहीं है। हाँ, जैसे होता है ना कि लेमन, लेमन सोडा बनाने के लिए नहीं यूज होता, ठीक है, लेमन वाटर, वो हाथ धोने के लिए यूज होता है आजकल। और पीने के लिए सोडा यूज होता है। वो वो सिंथेटिक को पिया जाता है, और लेमन को हाथ धो जाते हैं। ये चल रहा है आजकल, होना तो उल्टा चाहिए था ना। तो हर जगह यही हाल है। आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो आपको भी नहीं पता, कि हम ना वो फ्रेश चीज खा रहे हैं, पता नहीं क्या है वो। जैसे मार्केट में है ना कि चीज, पनीर जो आता है वो कौन सा है?
पता नहीं कितनी रिपोर्ट आती है, कोई मार्केट में सिंथेटिक है, दूध के लिए कितनी रिपोर्ट आती हैं, ठीक है, सिंथेटिक है, और ऐसी मेजर चीजें सारी है। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स कलर्ड हैं, कलरफुल हैं, कलर किया जा रहा है, यही आ रही है ना। और तो और एनिमल्स, इनको मेडिसिन ये वाले टीके दिए जा रहे, ये दिए जा रहे हैं, क्या है फ्रेश जो है वो नहीं खा रहे हो, है ना। हाँ, तो सब सब ऐसे ही है, सब गोलमाल है, तो उसी उसमें जीना है, उसी में रहना है, ठीक है। चलो, तो ये कुछ हो रहा है यहाँ पे कि उस वजह से ये हो गया, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट हो गए, और जर्मनी में नाजी आ गए। इसका रिजल्ट तो यही होगा, राइट। तो दो चीजें हुई कि इटली में फासिज्म अंडर द लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी क्यों निकलेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो एंटेंट के थे। जर्मनी की सपोर्ट कौन कर रहा था? इटली। जर्मनी को तो इटली के साथ भी तो कुछ ना कुछ किया होगा उन्होंने। अब ये वो कंट्री जो दोनों सफर कर रही है, सफर करेंगे तो यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, बाकी कंट्रीज में नहीं आ रही। फ्रांस में क्यों नहीं आ रही? अल्टीमेटली एक चीज कॉमन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई, वो लोग फिर वो करेंगे, हर जगह सही होगा। सेम चीज जर्मनी में, मिस्टर अडोल्फ, जो मैंने बात की थी कि इसका तो ग्रज था बचपन से लेके, बस वो ग्रज अब मौका इसको मिल गया। हाँ, नहीं, शुरू में इसने कोशिश की और लोगों को नहीं अच्छा लगा, गवर्नमेंट को जो उस टाइम थी, उसने उठा के जेल में भी डाल दिया था एक बार के लिए। तो जेल में क्या किया इसने? बैठ के किताबें लिखी है, वो है नहीं मी कैंप, मेरी लाइफ, वो वहीं बैठ के लिखी है, और फिर लिखी, वो बाहर आई बुक, तो लोगों तक पहुंची आइडियाज, फिर ये बना दोबारा से। ये नहीं कि एक बार बंदा आया और इमर्ज होके बड़ा बन जाता है, ऐसे ऊपर नीचे तो आएंगे आएंगे। हाँ, ये नहीं कि आपने आंसर लिखा पहली बार में अच्छा लिखा गया, है ना, तो सब कुछ चलेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। और ये क्या कर रहा है? रीआर्मामेंट करने की कोशिश कर रहा है और एक्सपेंड करेगा। सेम हो रहा है, हमने जो भी बात की, यूएसएसआर, रशिया में, यहाँ पे सोवियत यूनियन बना, लेनिन था, अब उसके बाद यहाँ स्टालिन आ गया। तो हर जगह क्या चल रहा है? चेंज आ रहा है उस पीरियड के बीच में, राइट। जापान में, अब जापान छोटा सा कंट्री है, जापान भी पावरफुल है, अब वो डोमिनेट कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है? एक्सपेंशन कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, याद करो, मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा होगा, है ना। उसने एरियाज कैप्चर करने स्टार्ट किए थे, जो आइलैंड्स थे जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, और यहाँ तक कि वो म्यांमार वाले एरिया कैप्चर करके आया था। मुझे लगता है आपने सारा, आप लोग जानते हो। सॉरी, वो तो अभी बाद में आएगा ना, नासर एटो। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ये दिखाता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या थी? लीग ऑफ नेशंस, उसने ही करना था ना, कुछ नहीं कर पाए। कि जापान ने मंचूरियन में एग्रेशन किया, चाइना में जाकर क्या कर लिया उन्होंने? कुछ नहीं कर लिया। इटली क्या कर रहा है? इथोपिया में कर रहा है इन्वेजन। राइनलैंड में दोबारा से आर्मी को लेके आ रहा है जर्मनी, और वो एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब ये सब कुछ कब हो रहा है? जब लीग ऑफ नेशंस बनी हुई है, ताकि ताकि पीस मेंटेन रह सके। तो इसका मतलब लीग ऑफ नेशन तो फेल नजर आ रही थी। ये इंसिडेंट बेसिकली यही इंडिकेट करते हैं। अपीजमेंट की एक बार उन्होंने कोशिश की, ब्रिटेन और फ्रांस ने, कि इसको अपीज किया जाए कैसे। एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि ठीक है, आप ये कैप्चर करना चाहते हो, कर लो, बस और मत करना। मतलब ऐसे हो गया, चोर से कह रहे हो कि बस ये चुरा ले, जा चुरा, उससे आगे मत जाना, ठीक है। हाँ, वो होता है ना, पुलिस वाले कहते हैं चल यार ये चुरा ले, कोई बात नहीं। हुआ क्या? उसने अल्टीमेटली अपना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज कंटिन्यू रखी। तो इसका मतलब क्या है? हिटलर को लगा होगा कि अब हिटलर इतना पावरफुल है, जर्मनी इतना पावरफुल है, ये ब्रिटेन और फ्रांस क्या कर लेंगे? क्योंकि यहाँ उसको सिर्फ अलाउ किया है, थोड़ा सा उंगली पकड़ाओ, लोगों को मौका चाहिए होता, कहते बस तुमने तो कहा था। वो कहते ये गलत किया है, जो अपीजमेंट थी गलत ही, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशन कर रहा है ये, जिसको रोकना चाहिए था रोका नहीं, उसको कहा कि तू ये सिर्फ इतना कर ले। और ये ऐसा नहीं कि यही हुआ है। इसका यूएसएसआर से एग्रीमेंट हुआ, किस पे? नॉन एग्रेशन का, हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, हम पोलैंड जो होगा उस पर आधा तेरा आधा मेरा ऐसे कर लेंगे। यस यस यस,
यूरोप को डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये सीक्रेट था इनके बीच में, आपस में वो कर रहे हैं। और इसने बाद में इसको भी नहीं बख्शा, इसने रशिया पे भी अटैक किया, ऑपरेशन बारबारोसा। बारबारोसा वो यही है कि कोई चक्कर नहीं, वो कहते तुमने तो कहा था कि नहीं करूंगा, कहते वादे तो होते तोड़ने के लिए। और क्या, वो वादे किया जो किया पूरा किया, है ना। हाँ, इन्वेजन ऑफ पोलैंड, क्योंकि अब ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है इसकी, उसको रोका गया कि सिर्फ ये एरिया कैप्चर कर लो चेक का। वो एक्सपेंड करा, वो पोलैंड पे अटैक करा। पोलैंड पे अटैक करना क्योंकि ग्रुपिज्म तो चल रहा था, बस पोलैंड पे अटैक होगा तो जो पोलैंड के अलाइज है वो आएंगे। यहां से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, पोलैंड पे अटैक से। यही था सितंबर 1 1939, इट वाज द इन्वेजन ऑफ पोलैंड बाय जर्मनी, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस को वॉर डिक्लेयर करनी पड़ी। वो कहते तेरे से कहा था यार वो करके रुक जा, तू तो आगे बढ़ी जा रहा है, तो पोलैंड पे भी अटैक कर ही जा रहा है ना। अब फिर तो आना पड़ेगा यहाँ पे। चलो पहले रोक देते थे, ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है, सो ये जर्मनी, ठीक है भाई, बढ़िया है। उसमें क्या है, वो पोलैंड पे थोड़ी रुक रहा है, वो कहते इधर भी चलते हैं। हाँ, पर रशिया पावरफुल था, ऐसा नहीं है कि रशिया पावरफुल नहीं था। रशिया भी पावरफुल है और ब्रिटेन भी पावरफुल है। ना ब्रिटेन आगे बढ़ने देगा उसको, ना रशिया बढ़ने देगा। हाँ, अगर जर्मनी पावरफुल होता तो किसी के बस में नहीं था उसको रोक पाए, फिर वो कर भी लेता। फर्स्ट में तो वो कर रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो वो तो यूएसए आ गया, यहाँ पे तो रोक लिया गया इसको, क्योंकि यहाँ पे भी फिर यूएसए भी आ गया था। हाँ, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे ब्रिटेन पावरफुल था, ब्रिटेन की एयरफोर्स ने उसको एंटर नहीं करने दिया, राइट। तो कॉजेज की अगर देखें तो वही कॉजेज नजर आने वाले हैं यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू के। वर्साइले की ट्रीटी, ये कॉज है। टोटलिटेरियन रिजिम्स, ये कॉज है। लीग ऑफ नेशंस का फेल हो जाना ही कॉज है। अभी भी ऐसे कह सकते हो कि जो छोटी मोटी वॉर होती है, फेलियर ऑफ, क्या है तो और क्या चाहता है, जस्टिफाई आप कर ही सकते हैं अब तो, कि जिस पर्पज के लिए बनी उस वो तो पर्पज नहीं सॉल्व हो रहा, बाकी सारे कर रहे हैं वो, राइट। अपीजमेंट करना कि दिस इज रॉन्ग, नहीं करना चाहिए था उनको। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, ग्रेट डिप्रेशन, ये छोटे फैक्टर नहीं होते, ये बड़े फैक्टर होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर हमेशा बड़े रहेंगे। और दिस वाज जस्ट स्पार्क, इन्वेजन ऑफ पोलैंड। तो तुम इधर उधर कर रहे हो, कोई जगह मेरे दोस्त को मारोगे तो मुझे आना पड़ेगा, साथ में मुझे अपना दोस्त भी लाना पड़ेगा, राइट। मेजर इवेंट्स क्या हैं, अब यहाँ पे जैसे वहां पे अलग अलग हमने फ्रंट की बात की, यहाँ पे भी यूरोपियन थिएटर, ये क्या इनकी स्ट्रेटजी है। यस, ब्लिट्सक्रीग, बात कर लेंगे। बैटल ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि फिर उसने ब्रिटेन पे अटैक करने की कोशिश की, फिर रशिया की तरफ गया। पोलैंड, ब्रिटेन, रशिया, क्योंकि उसको लगता है बहुत किताबें पढ़ ली है, अब तो ये वाला पेपर वो वाला पेपर सब नॉलेज बहुत है, तो इकट्ठे इधर भी अटैक कर रहा है, वो उधर भी अटैक कर रहा है। एक एक करता शायद कुछ कर लेता वो, दोनों फ्रंट पे एक साथ लड़ना, हाँ, नहीं होता। इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। ये स्ट्रेटजी ब्लिट्सक्रीग की बेसिकली क्या होता है, एक साथ डबल साइड से अटैक करना, कि नीचे से तो अपने टैंक भेजे, उधर से इन्वेंट्री भेज दी, वो लड़ेंगे, ऊपर से अपनी एयरफोर्स भेज दी, भागो किधर भागना है। हाँ, कि दुश्मन को डरा दो बस एकदम। ये क्या हुआ, उधर से प्लेन भी आ गए, नीचे भागेंगे आगे टैंक खड़े हैं, इधर भागेंगे इधर आर्मी है, इन्फेंट्री है। ये ये स्ट्रेटजी थी इसकी, जैसे हमने तुलुगमा पढ़ा था ना, सुना होगा एक तुलुगमा, बाबर वाले टाइम में। ये इसका एबिलिटी, ये टर्म्स हैं जो बीच में रह जाती हैं, फिर बाद में एग्जाम में सुन नहीं देते नहीं, ये क्या है, ये हमने सुना था, शायद पता होता तो, है ना। अब तो चलो मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पहले आते थे, वो सिर्फ लिख देते एक्सप्लेन दिस इन 30 वर्ड्स। हाँ, 10 10 20 20 क्वेश्चन ऐसे आते थे पहले मेंस में, कि राइट शॉर्ट नोट इन 20 वर्ड्स, राइट शॉर्ट नोट इन 30 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग वर्ड्स। उसके लिए तो फिर फैक्चुअल नॉलेज भी चाहिए होती थी। अब तो बहुत अच्छी बात है, अब तो आपको इतना पढ़ना है तो इतना सा पढ़ना होता है, बस वो नीचे ऐसे हाथ लगा लो उसको, है ना। यही तो है। तो ये क्या है, इस वजह से दे डिफीटेड पोलैंड, पोलैंड वाज कैप्चर्ड। आगे बढ़ेंगे बेल्जियम की तरफ, अब किधर जा रहे हैं वो, ब्रिटेन की तरफ। फ्रांस को किया, अब ब्रिटेन की तरफ जा रहे हैं। ब्रिटेन की एयरफोर्स पावरफुल थी, वो नहीं होने वाला था कि उन्होंने ऑपरेशन सी लॉन लॉन्च किया, रॉयल एयरफोर्स ने उन्होंने रोक दिया, दे वर पावरफुल, राइट। मतलब ब्रिटेन में डिफीट हो गई इसकी। हाँ, हाँ, तो बस अब उसको लगेगा, पर हिटलर है वो,
यहाँ से काम कर रहा है वो, है ना, नहीं ज्यादा यहाँ से चल रहा है वो, यहाँ भी तो होता है, याद है ना। यस, हाँ न्यूरॉन्स होते हैं। रिसर्च कुछ अब ऐसी कहती है, रिसर्च कहते हैं कि दिल में भी एक दिमाग होता है। लोग कहते हैं घुटने में दिमाग होता है। यस, रिफ्लेक्स वो क्या होता है, वो जो बॉडी है हमारी, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं तो कुछ चीजें बॉडी की मूवमेंट ऑटो मोड पे लग जाती है, जो आप एक्शन नहीं करोगे उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। जैसे किसी ने कुछ फेंका, आप इधर हो तो एकदम ऐसे हाथ जाएगी, आंखें बंद हो जाती है, आप थोड़ी कमांड दे रहे हो आंखों को जरा फटाफट बंद हो ना, वो रिफ्लेक्स है। हाँ, वो हाथों में हर जगह है। यस, अब उसको कह सकते हैं कि दिमाग यहाँ भी है, हाँ यहाँ पे भी है। यस, चलो उसके बाद अब उसने नंबर लगा तब हम रशिया पे अटैक करेंगे। पहले उसे क्या किया था, सीक्रेट एग्रीमेंट साइन हुआ था कि नहीं करेंगे, कि भाई आधा आधा बांट लेंगे, है ना। हाँ, अब वो मुकर गया। बारबारोसा, सोवियत यूनियन में 1941, वो कहते तोड़ दिया एग्रीमेंट, क्या हो गया, ठीक है। सोवियत स्टार्टिंग में तो वो हार रहे थे, अल्टीमेटली जर्मन वर डिफीटेड यहाँ पे भी। तो ईस्टर्न फ्रंट पे भी हार रहे हैं, वेस्टर्न पे भी हार रहे हैं। यही बैटल है, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड है, एलन मलीन है, तो ये कहाँ पे हो रही है, स्टालिनग्राड में हो रही है। तो दे वर डिफीटेड, राइट, रिट्रीट करना पड़ा उनको। एल्मलिन अफ्रीका के एरियाज की बात है कि सुएज कैनाल का एरिया जो उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की, ये एक तरफ वेस्ट की तरफ है, अब साउथ में आ जाओ, जो वाटर वाला एरिया सुएज कैनाल, वहां पे भी ऐसा नहीं कर पाए कि वो उसको कंट्रोल कर पाते, तो थोड़ी सी पीछे हटना पड़ रहा है। उधर से जो इटली है, वो भी तो उसका दोस्त है, वो भी तो कर रहा है, बट इटली को सरेंडर करना पड़ा, राइट। तो एक तरह से ऐसे कह सकते हैं, जो सोचा था इन्होंने कि हम पावरफुल हो चुके हैं और हम सभी को हरा देंगे, हर फ्रंट पे ये हार रहे हैं अगर देखा जाए तो। फिर मैं सोचता हूँ उधर ब्लिट्सक्रिग इधर यूज किया, इधर भी कर लेता, रशिया में भी कर लेता। प्लेन भी तो उतने नहीं होंगे, प्लेन भी तो चाहिए, उतने टैंक भी तो चाहिए, और उतनी आर्मी भी तो चाहिए। और दूसरा इशू क्या है, रशिया का बॉर्डर बहुत बड़ा है, फ्रांस तो छोटा सा है, रशिया इतना बड़ा है। यहाँ पे अब 10,000 बंदे लेके जाओगे पूरा बॉर्डर घेर लोगे, वहां पे नहीं घेरता। ज्योग्राफिकल ऐसे हो सकता है वो, ठीक है। सॉरी, स्कॉच दी अर्थ पॉलिसी ना, उसमें जैसे बॉर्डर से वो लोग वो डिस्ट्रॉय करते हैं, विलेजेस सब डिस्ट्रॉय करते करते अब तो बहुत कुछ बदल दिया है। अब तो रशिया की ऐसी है कि अगर प्लेन हाईजैक होता है, कौन करेगा, टेररिस्ट। तो क्या करना है पता है, उन्होंने लॉ बनाया, फिर उस प्लेन को उड़ा देना है बस। अगर प्लेन हाईजैक करता है कोई ग्रुप, प्लेन को उड़ा देना है, हमारे बंदे मर जाए कोई चक्कर नहीं, टेररिस्ट नहीं मरना, बचना चाहिए। हाँ, और हुआ है वहां पे ऐसा, और एक थिएटर था, क्योंकि ये तो लाइव न्यूज आती है ना, रोज जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे, एक थिएटर में टेररिस्ट आ गए, क्या किया, बात की नहीं, तो आर्मी भेजो और टेररिस्ट मार दो, अपने बंदे बचे मरे कोई चक्कर नहीं, टेररिस्ट नहीं बचना चाहिए, है ना। वो उनकी पॉलिसी तो ऐसी है। अब उसको क्या कहोगे, मुझे नहीं पता क्या है वो। हम ह्यूमन वैल्यूज की कदर करते हैं, हम एक भी इंडियन को मरने नहीं देते, वैसे मर रहा है, मर जाए कोई चक्कर नहीं। हाँ, पर पता नहीं क्या है वो, ऐसा है पैसिफिक थिएटर, ये जापान का एक्सपेंशन चल रहा है। बैटल ऑफ मिडवे जापानीज डिफीट, ये है जो ओशन में बैटल चल रही है, क्योंकि इसके एयरक्राफ्ट कैरियर भी तो, ये भी तो एक्सपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे यूएसए ने क्या किया, इनके कोड से होते थे ना, मोर्स कोड, वो डिकोड करने की कोशिश की, और वो डिकोड करके देखा कि कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर कब कहाँ मूव करेगा, वो डिस्ट्रॉय कर दी। इसमें यही हुआ है। पहले तो क्या कर रहा है ये, चाइना पे इन्वेजन कर रहा है, मसैकर करवा रहा है, फिर इसने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, अब यूएस को बीच में आना पड़ा, क्योंकि अब उसको पिंच करोगे, पहले भी हुआ था, अब बड़ा पिंच हुआ है। पर्ल हार्बर, यार उसकी नेवी है वहां पे, अब नेवी पे अटैक करोगे मीन्स यू आर चैलेंजिंग किसको, कि जापान जो एक बहुत बड़ा कंट्री है, 4 आइलैंड्स हैं मेजर, है ना, होंशु, शिकोकू, क्यूशु, है ना, ऐसी ये ऐसी नाम से ना मुझे लगता है, नहीं ऐसे नाम से, होकाइडो, ऐसे नाम से हैं।
और यूएसए जो छोटा सा है, सिर्फ एक छोटे से कॉन्टिनेंट में है, तो वो कहाँ यूएसए और कहाँ जापान, तो जापान के आगे कहाँ वो खड़ा कर होना है ना, बस वो पावरफुल थे मुझे लगता है। एनी हाउ, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है इस एरिया में, वही हो रहा है कि बैटल ऑफ मिडवे की जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं दे वर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उस पर अटैक हुआ है। अब उसको बीच में आना पड़ा, तो उनको जो उनकी टेक्नोलॉजी थी उन्होंने यूज की, और कई चीजें ऐसी हैं यहाँ पे जिनके बारे में यूएसए वालों को बिल्कुल नहीं पता था। फॉर एग्जाम्पल, जापान यूएसए पे अटैक कर रहा था बायोलॉजिकल वेपन से इस टाइम में, वर्ल्ड वॉर में, और यूएसए नहीं समझ पाया ये अटैक कौन कर रहा है और कैसे कर रहा था। जापान की ज्योग्राफी की नॉलेज अमेरिका से कहीं ज़्यादा अच्छी, जेट स्ट्रीम्स का यूएसए को पता ही नहीं था। जापान को उस टाइम नॉलेज थी कि ऊपर एक जेट स्ट्रीम भी होती है, डॉक्यूमेंट्री है उसमें क्या है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान में बलून्स दिखते थे, कुछ एयर बलून्स, ठीक है, तो वो वहां पे आके उनकी क्या होता था, उसमें सैंड बैग लगे होते थे 15-20, उसमें टाइमिंग थी, एक टाइमिंग के बाद एक एक करके सैंड बैग गिरना शुरू हो जाता था, जब सारे गिर जाते थे फिर बॉम्ब गिरता था। बॉम्ब फटना नहीं है, उसमें से क्या निकल रहे, वायरस, राइट, बीमारियां फैल गई। तो एक दो उन्होंने वो बलून पकड़ लिए यूएसए ने, फिर उसको खोल के स्टडी किया, कुछ नहीं पता लगा। हाँ, फिर कैसे पता लगा, वो सैंड जो है ना उसको स्टडी किया। अभी सैंड कहाँ की है, ये उस एरिया की है जहाँ पे वल्केनोस होते हैं, शोर है। अब उन्होंने यार ये तो इधर तो जापान ही है, हो गया था नहीं जापान नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल यार, पैसिफिक ओशन है पूरा बीच में, 5-6 हजार किलोमीटर है, इधर से कोई लाए तो ठीक है, यूरोप से कुछ है, ये तो यहाँ से तो नहीं आ रहे। और यूएसए की लोकेशन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इधर कुछ है ना इधर कुछ है, तो उस पर अटैक करना आसान नहीं है। तो थ्योरी उनकी ये थी पॉसिबल ही नहीं है। तो बाद में पता लगा, जापान को एक चीज पता, वो ये ऐसे बलून छोड़ते थे, ऊपर जाता था, ऊपर जेट स्ट्रीम चलती थी, उसमें स्टक होता था वो, और जेट स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, 150-200 किलोमीटर पर आवर, है ना, वो उसको कहाँ ले आई, यूएसए, और वहां आके वो नीचे गिर गया, और वहां पे उसने जाके अपना जो करना है सेवा पानी उनकी की, हेलो, है ना, कि ये थोड़े से वायरसेस हैं। तो ये चीजें, अब ये टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में ही काम आती है। अब ये नॉलेज है, अब इसको कुछ भी कह लो, अब यूएसए के पास नहीं थी। फिर मुझे लगता है अगर होती भी तो क्या होता, यूएसए को कैसे पता लगा, उनके जब फाइटर प्लेन जाते थे तो ना, जब वो जाते थे तो प्रॉब्लम होती थी कि यार बड़ा फ्रिक्शन सा क्यों है, हाँ, कि इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड, टाइम ज्यादा क्यों लगता है, आते हुए ऐसे लगता है जैसे उनको कोई पुश कर रहा है कि चल फटाफट घर चल। बाद में स्टडी के कुछ है ऊपर तो भी, अगर देखो उनको नॉलेज ना होती फिर वो कहते कोई भूत होता है। ऐसा हो सकता था, कोई शक्ति थी जिसने उनको जाने से रोका, कोई शक्ति थी, दिव्य शक्ति जिसने उनको रोका, वो नहीं चाहती थी वो आगे जाएं, कि हम इतनी स्पीड से चला रहे फिर भी हमें टाइम लग रहा था, आते हुए कोई शक्ति जो हमें पुश करके जाओ जल्दी घर वापस जाओ, है ना, वो तो सोच पे डिपेंड करता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम कौन सा दिख रही है कि वो चल रही है, सिंपल सी बात है। तो ये चीजें इतना अफेक्ट करती है, और मैं हैरान था कि अमेरिका को नहीं पता, जापान पता भी और यूज भी कर रहा था वो उसको। अब मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो गया कि अमेरिका की नॉलेज इतनी पीछे हो गई। फिर देखा वो ज्योग्राफर वगैरह जो सारे, अरे यूरोप यूरोप के थे वो तो, जर्मन जर्मनी तो थे सारे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो थे, वैगनर वुगनर कहाँ की है, अमेरिका की थोड़ी है वैगनर वुगनर। हाँ, जैपनीज डिफीटी तो अब आपको पता ही है कि पहले उन्होंने उनके एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉय किए, और बाद में जापान कहता मैं तो वैसे ही हार गया, वो कहता कोई बात नहीं, पब्लिक को तो दिखा दें कि वी कैन डू वंडर्स। हाँ, ये तो पता ही है आप लोगों को कि ये हुआ अलाइड की विक्ट्री यूरोप। ये बेसिकली जो लास्ट है, लास्ट में ये कि ऑपरेशन ओवरलोड, इसमें के जो एरिया इसने कैप्चर किया हुआ है, अब जो फोर्सेस हैं अलाइड, अब वो कहाँ पे, फ्रांस को लिबरेट करा रही हैं थ्रू पावर, थ्रू मिलिट्री। तो फ्रांस वाज लिबरेटेड फ्रॉम जर्मनी, क्योंकि अब फोर्सेस आ गई किसको पुश करिए, जर्मन्स को, तो इधर से वो भी लिबरेट करा लिया। और अल्टीमेटली बैटल ऑफ बल्ज हिटलर की लास्ट है जहाँ पे सरेंडर करना पड़ा उसको, और ये सारा
कोलैप्स हो गया। फॉल ऑफ बर्लिन जो आप सुनते हो, ये अप्रैल 45, इट वाज कैप्चर्ड, उसने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो थ्योरीज अलग हैं कि नहीं नहीं वो वहां से निकल के चला गया था, कोई और था जिसने सुसाइड किया। हमें क्या लेना देना, हमें नहीं पढ़ना है कि जैसे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहते हैं कि वो एक रश में नहीं हुआ था, है ना, तो गवर्नमेंट ने कमेटीज बनाई, तो वो उस पर नहीं जाना। बस इतना है कि अल्टीमेटली जर्मनी वॉज डिफीटेड एंड इट वॉज द एंड ऑफ वॉर। चीजें कुछ नहीं है। तो क्या हुआ होगा, ऑब्वियस है जो पहले हुआ होगा, डिस्ट्रक्शन जितना हो सकता है उससे ज्यादा। अब ज्यादा क्यों होगा, अब एयरप्लेन्स थे, हम बम्बार्डमेंट होती थी दबा के। और इंडिया में भी इसका असर दिखा था कि 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे सप्रेस किया गया, प्लेन से सप्रेस किया उन्होंने बम्बार्डमेंट करके, कि करो तुम यहाँ पे मूवमेंट, ऊपर से बम फेंक देंगे, आने की जरूरत नहीं है। यस यस यस, ठीक है। तो अलग अलग कंसिक्वेंसेज हैं। यस, ह्यूमन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई हैं, है ना। हाँ, पता नहीं कितने होते हैं, मैं नहीं गिनती कर सकता, ये बस ऐसे ही दिखता है। 70 मिलियन, करोड़ों में हो गए लोग। हाँ, ये कहते हैं कि यूरोप में कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जहाँ पे लोग ना मरे हों जिस फैमिली से। और कुछ फैमिली में तो ऐसा था कि सारे मेल मेंबर ही गायब हो गए। इतना डिस्ट्रक्शन वॉर करती है। इसलिए कहते हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए। अब किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन कह लो, चाहे वो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन कह लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा। अब इसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाने वाले, डेमोग्राफी पे जाएंगे, सोसाइटी पे जाएंगे, इकोनॉमी पे जाएंगे। तो एक वॉर जो होती है, इट इज ऑलवेज अ टोटल वॉर, उसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है और उसका कंसिक्वेंसेस हर चीज पे आता है, डिस्ट्रॉय हर एक को करके जाती है वो। ये नहीं कि जो दूर बैठा है उसको क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क तो पड़ेगा पड़ेगा, राइट। पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या होगा, अब इस तरफ जा रहे हैं कॉलोनियल अंपायर्स के एंड की तरफ, क्योंकि अब एक्सपेंशन वाज नॉट पॉसिबल, इनका घर अपना टूट चुका है। और आइडियोलॉजी जो दूसरी है अब वो प्रमोट हो रही है, कौन सी, यूएसएसआर के बाद एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी वो प्रमोट हो रही थी। डिवीजन ऑफ यूरोप, यूरोप भी तो ऐसे ही डिवाइड हो गया, कुछ ऐसा जो कम्युनिस्ट थे उनकी आइडियोलॉजी, क्योंकि इंडिया में जो सोशलिस्ट आइडियाज कहाँ से आए, ये लोग गए थे ना जर्मनी घूमने, हाँ उनसे मिल के आए थे। सुना होगा आपने, हिटलर हुटलर ने उनकी हेल्प की थी, अपनी बोर्ड सबमरीन थी कि जा भाई जा, है ना। नेहरू नूर भी जाके आए थे, तो आइडियाज उनके थे और वही लोग थे उसका आइडिया की वजह से, सोशलिस्ट आइडिया की वजह से जो इंडिपेंडेंस वाली थ्योरी है वो इससे पहले दे वर नॉट डिमांडिंग, और ना ही तब भी चाहते थे। ये वो जो यूथ विंग था कांग्रेस का, उन्होंने फोर्स किया था कि अब हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, ना कि सेल्फ गवर्नमेंट जो तुम मांगते फिर रहे हो कब से। हाँ, और तभी नहीं माना गया था उनकी बात। फिर बीच में टाई क्या हुआ कि 1 साल वेट कर लेते हैं, सरकार ने दे दिया ठीक, नहीं तो जो तुम कह रहे हो फिर हम वो कर लेंगे, है ना। आइडियाज ये यूरोप के थे, रशिया के थे, क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट थे उनसे। तो नाजिज्म, फासिज्म और सोशलिज्म, वो आइडियाज इंडिया में भी इम्पैक्ट कर रहे। तो ऐसा नहीं है कि वहीं वहीं होगा, असर हर जगह जाता है चीजों का, आइडियाज का तो बहुत जल्दी जाता है ना। हाँ, यूरोप डिवाइड हो रहा है, यूएनओ बनाया गया है। वो कहते हैं एक तो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको तो डिसबैंड करके दोबारा से एक नई बनाएंगे। इसमें यूएसए है, हाँ, पर इसमें ये है, इसमें चंदा आता है, चंदे से चलती है ना ये। अब जो चंदा देगा सबसे ज्यादा, बात तो उसकी मानी जाएगी ना ज्यादा। वैसे तो नहीं, थ्योरी में तो नहीं होता, प्रैक्टिकल वैसे हो जाता है, सुनने में ऐसा है। क्योंकि चंदा वो चीज है, बजट वो चीज है जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। आप शरारतें ज्यादा करो, घर वाले आपके पैसे बंद कर दे देना कि जा मौज कर, कुछ नहीं मिलेगा। आप क्या करोगे, आप अब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। हाँ, फिर घर वाले के ले लो, 1,000 रुपये रोज मिलेंगे तुझे। अब कुछ और फर्क पड़ेगा, अब हमारी हरकतें कुछ और हो जाएंगी। तो फाइनेंस, इवन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप पढ़ते हैं, फाइनेंस इज टर्म्ड एज अ ब्लड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किसी को कंट्रोल करना है उसका फाइनेंस कंट्रोल कर लो बस। और इसीलिए बजट पे इतना कंट्रोल किया जाता है। वो कमेटीज कमेटीज क्यों बनाई जाती हैं, ये कमेटी वो कमेटी, स्क्रूटनी की जाती है। अकाउंटेंट जनरल, ऑडिटर जनरल, वो इतने सारे जनरल जनरल से क्यों बनाए हैं, दे आर नॉट मिलिट्री जनरल, दिस इज द रीजन। फाइनेंस पे कंट्रोल करना, कि बाकी कुछ करो ना करो, पैसे पे कंट्रोल कर लो, आप कंट्रोल कर लोगे सब कुछ।
क्योंकि इसी से बिगड़ता है कोई और इसी से सुधरता है। इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, अब ये क्या है, रीबिल्डिंग ऑफ द यूरोप, यही है। और दूसरा, इसको यहाँ मत लाने देना, कम्युनिज्म सोशलिस्ट आइडियाज, इसको रीबिल्ड करो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था। इंग्लैंड की अपनी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी थी, इंडस्ट्री के बिना तो नहीं हो पाएगा। और हैरानी ये, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो इंडिया का हाल था, यूरोप का भी कुछ कुछ ऐसा ही हाल था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, क्योंकि 45 में वॉर खत्म हुई है तो डिस्ट्रक्शन वहां पूरा हुआ था, घर टूटा है उनका, देश टूटा है, इंडिया का टूटा नहीं, इंडिया की तो हालत ही ऐसी थी। ये दोनों सेम उस पे हैं, बट आफ्टर अ डेकेड और 2 डेकेड, उसमें बुक में ऐसे लिखा हुआ है, देवर माउंटेन्स ऑफ बटर, देवर रिवर्स ऑफ मिल्क। हाँ, सो देवर हैविंग एवरीथिंग विद इन अ फ्यू डेकेड्स, उन्होंने सब कुछ कर लिया। और यहाँ पे नहीं, वो सोच रहे हैं भी खाना कैसे बनाए, उगाएं कैसे। और हम भी ले आए, अगले कितने सालों में ले गए ग्रीन रेवोल्यूशन, अगले 30 सालों में हम भी, है ना, रोटी का हमने जुगाड़ कर लिया। अभी तक पर हो नहीं पाया। वो कैसे पता लगता है, जब हम कहते हैं ना वो स्कीम जो है, हाँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त राशन देती है। 80 करोड़ कौन है? जिनको खाना सरकार दे तो ठीक, नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये हमारी अचीवमेंट है। वी आर वन ऑफ द सुपर पावर्स और इमर्जिंग पावर्स इन द वर्ल्ड। अब ये इसको कैसे भी इवेल्युएट कर लो, क्रिटिकली इवेल्युएट हम ऐसे ही करेंगे कि इमर्ज सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक है, पर ये चीज़ जो हम बात कर रहे थे, डिपेंडेंसी अभी हमारी मिलिट्री में है, सब हर चीज़ में तो है। तो ये चीज़ें आपको प्रूव करती हैं कि अभी आप सुपर पावर नहीं बन रहे हो। कहने को जो मर्जी कही जाओ। हाँ, ये है, ऐसे ही इवेल्युएट करोगे प्यार से, जिसको कहते हैं ना भिगो भिगो के मारना, प्यार से इंसल्ट करनी है। पहले तारीफ करेंगे पूरी, उसके बाद इंसल्ट करेंगे पूरी, वो जरूरी है। बेइज्जती होती है तभी कुछ होता है, बिना उसके नहीं होता। फिर क्या होता है? पैशन, कुछ करने का जज्बा आता है। जब वो आता है ना, फिर सब कुछ भाग जाता है, फिर वही दिखता है कि यही करना है। फिर सब बंदा भूल जाता है कि सोना है, छोड़ो ना यार, बाद में सो लेंगे। हाँ, जब पार्टी जैसे होती है ना, पार्टी करते हैं दोस्तों के साथ, तब कोई देखता टाइम कितना हो गया है कि मुझे सोने जाना है, तब कोई कहता है रात के 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, तब कोई नहीं कहता, है ना। फिर तो होता है पार्टी हुई चलेगी, है ना। क्यों? क्योंकि वो दिल से हो रहा है ना, वो दिल से हो रहा है। तो जो दिल से हम करेंगे वो सब कुछ करते हैं बस। अब ये दिल से नहीं कर रहे तो ये समझ नहीं आ रही होगी वर्ल्ड हिस्ट्री, जब दिल से नहीं करेंगे तो ऐसा होता है। चलिए जो भी है, अब ये चीजें शिफ्ट हो रहा है क्या, इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है किस चीज को लेके। अब यूएसए इमर्ज हो रहा है एज ए सुपर पावर, यूएसएसआर इमर्ज हो रहा है एज ए सुपर पावर। क्यों हुए थे? प्रोडक्शन तो, इंडस्ट्री तो इनकी चली ना, इतना उन्होंने प्लेन चलाए, उन्होंने बॉम्ब फेंके, उन्होंने गन्स ली, कि तो इनकी अल्टीमेटली कोई तो फायदा उठाएगा ना। अगर 2 लोग लड़ रहे हो, सुना ना, 2 बिल्लियां जब लड़ती हैं तो भाई किसी का तीसरे का फायदा होता है। ये वो टाइम है जब ये सुपर पावर बनता है। अभी तक तो हमने पढ़ा था ब्रिटेन ही था या यूरोप के ही लोग थे, अब यूरोप के लोग पीछे रह गए। सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट, वार क्राइम से उसके ट्रायल्स तो सबके चलेंगे, चाहे जो वहाँ के लीडर थे उनको पकड़ा गया जर्मनी के, क्योंकि हिटलर तो नहीं बचा, बाकी तो हैं, उनके ट्रायल चले। और ह्यूमन राइट्स को लेके ये चीज़ें चलती रही कि नए डिक्लेरेशन बनाए जाएं, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएं। क्योंकि हुआ क्या था, आम आदमी को मारा गया था, जहाँ तक मुझे याद है, यही किया था ना हिटलर ने। क्यों? वो पुराना बचपन का ज्यूस, बड़े खराब हैं, एडमिशन नहीं दी, बदला तो लूंगा मैं, ऐसे ही। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या, कोल्ड वॉर में तब्दील हो गई, डीकोलाइजेशन हुआ है। और ये कुछ नई नई चीजें, वर्सा पैक्ट हुआ, नाटो बना, और यूएनओ, ये सुना होगा आप लोगों ने। हाँ हाँ, है ना,
ये तो जरूरत ही नहीं, कोल्ड वॉर, आर्म्स रेस अलग अलग गई है। अब तो वैसे कर दी गई है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो डिस्कवरी पे प्रोग्राम आते हैं उस पे दिखाया जाता है कि ये वाला प्लेन है फाइटर प्लेन, ये कॉमेट प्लेन, ऐसा। अभी तो प्रोग्राम नहीं है वो तो। कंट्री चाहता है कि लोगों को दिखाया जाए, दूसरे कंट्री को, कि हमारे पता लगे कि हमारे पास क्या है। उसके दो बेनिफिट हैं। नंबर वन, एक तो डर, रेटरेंट, कि अच्छा इनके पास ऐसे बॉम्ब्स, ऐसी मिसाइल्स हैं, पंगा लेना गलत है। दूसरा, मार्केटिंग हो रही है, हमें भी दे दो हमें भी दे दो, सेल बढ़ेगी, उनकी उनकी इंडस्ट्री पुश होगा। और वो यही चाहते हैं कि वो जो दिखाया जा रहा है ना, वो इसलिए दिखाया जाता है कि ये देखिए प्लेन आते ना। डिस्कवरी पे कितने प्रोग्राम्स आते हैं, हम देख रहे, हमने तो वो डॉक्यूमेंट्री देखी, बड़ा मजा आया। वो कुछ और है। इंडिया भी बेचता है कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स। हाँ हाँ, हम भी बेचते हैं, हम भी तो पावरफुल कंट्री हैं। बेचते हैं ना हम भी, क्या बेचते हैं बताओ? मिसाइल बेचते हैं हम भी। बस एक ही मिसाइल है हमारे। बस। हाँ, वो कमर्शियल कमर्शियल उसके लिए हम सेल करते हैं, किसी को चाहिए बता देना, हमने बनाई हुई है। और बनाई भी हमने खाली अकेले, रशिया ने नहीं। इंडिया उसमें है ना, ब्रह्मोस, क्या है उसमें, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा, तो इसका मतलब हम भी हैं बीच में। तो उसको हम ये मानते हैं वो हमारी मिसाइल है। हम उसको सेल पे लगाते हैं, सेल करते हैं, दूसरे कंट्रीज को सेल करते हैं, बाकी हम इधर से परचेज करते हैं। हम्म। तो ऐसी इंडिया पावरफुल कैसे, ऐसी है ना इंडिया पावरफुल। डी कॉलोनाइजेशन, एम्पायर खत्म हो गए, और वो जो आइडियोलॉजी थी वो भी खत्म हो रही है। अब क्या होगा, पॉलिटिकल मैप बदलेंगे सारे। ऐसे ही हुआ है। नेशनलिज्म जो है वो आ रहा है, कॉलोनीज खत्म होंगी, इंपीरियलिज्म जो रूल है, इंपीरियलिस्टिक रूल, अब वो खत्म होंगे। अगर कुछ रहेगा तो सिर्फ नॉमिनल रहेगा। क्राउन अगर है ब्रिटेन का, आज भी है, पर वो नॉमिनल है। डिसीजन तो सारे वहां के गवर्नमेंट ही लेती है। जिसका हेड कौन है, डी फैक्टो तो प्राइम मिनिस्टर होता है वहां का। प्रेसिडेंट तो मुझे लगता नहीं मैंने सुना हो आज तक, है ना। क्राउन है, क्राउन, बस क्राउन तो सुप्रीम है, क्राउन तो बिठा रखा है, ठीक है। जैसे होता है ना घर में बुजुर्ग बिठाए होते हैं कि हैं। अरे आपने अगर बुजुर्ग को घर से निकाल दिया तो क्या होगा, इंसल्ट भी होगी ना। कि क्या फायदा है इतने पढ़ने लिखने का, इतने पैसे कमाने के, घर से तो निकाल दिया पेरेंट्स को। तो उन्होंने रखा हुआ है अभी भी, सारा कुछ है। तो वो देखो ना, स्टेबिलिटी उनकी मोनार्की की, सेंचुरीज, कितने कितने सेंचुरीज होगी, 8-10 सेंचुरीज होगी। सिस्टम चल रहा है, सब कुछ किया उन्होंने। मोनार्की आज भी है, लोगों ने आज भी नहीं मोनार्की हटाई। वो देखो ना कैसी होगी गवर्नमेंट वो। अरे होगी, तभी तो इतनी बड़ी कॉलोनीज बना गए थे वो, खुद छोटे से, और बड़े बड़े कंट्रीज उन्होंने कैप्चर की। सिंपल ऐसे सोचो कि कुछ सी उनकी आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी हमारे से अलग होगी, या उस लेवल की होगी जो हम अभी सोच भी नहीं सकते। मुझे ये लगता है उनकी सोच बड़ी होगी, हमारी सोच, सोच ही तो है, और क्या है। आइडियाज आपके, इमोशंस कहाँ पे हैं। नेशनल अलायंसेज, सॉरी न्यू अलायंसेज, वर्सा पैक्ट आपने सुना होगा, नाटो सुना होगा, ये बन रहा है बेसिकली, अब सब कुछ यही हो रहा है। और रिजल्ट सबसे बड़ा क्या है, डीकॉलोनाइजेशन हुआ है। क्योंकि यूएनओ तो आप सुनते रहते हैं। डीकॉलोनाइजेशन कुछ नहीं है, सिर्फ वही है कि जो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो रेनेसा के बाद में, और ये कंट्रीज जितने भी प्रॉस्परस हुए थे बिकॉज ऑफ द ट्रेड, उन्होंने क्या किया, उन कंट्रीज को अपने कॉलोनीज में कन्वर्ट कर लिया था। फिर वो चाहे अमेरिका की कॉलोनी बनी थी, बाद में अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया, उसने भी कुछ बना ली, इधर उधर कैप्चर कर लिया। फ्रांस, उसने बहुत सारी कॉलोनीज बनाई हुई थी। इंग्लैंड, उसकी भी कॉलोनी थी। स्पेन, उसकी भी थी। मतलब हर कंट्री की कॉलोनीज है। ऐसे ही है। इसीलिए आज भी फ्रांस के सबसे ज्यादा टाइम जोन है, पता है आप लोगों को? फ्रांस कितना बड़ा है? फ्रांस बहुत बड़ा है। कि मैप पे तो नहीं दिखेगा वो, वर्ल्ड मैप पे। टाइम जोन इतने क्यों हैं? क्योंकि उसकी टेरिटरीज फैली हुई है इतनी अलग अलग। वो वही है, वो उसका असर नजर आता है वो। हाँ, कॉलोनीज का नजर आता है वो असर। कुछ ऐसी थी इनकी कॉलोनी जो थी। यूके की रेड वाली है सारी, फ्रांस की ब्लू वाली, तो ज्यादा तो यही फैले हुए हैं हर जगह। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर छोटे मोटे तो सब कोई हाथ पैर तो सारे मारते हैं। हाँ हाँ, कि नहीं है। अब नीदरलैंड है, कितना बड़ा कंट्री होगा नीदरलैंड,
बहुत बड़ा कंट्री है ना, कुछ कुछ तो उसने भी इधर उधर किया होगा। हाँ हाँ, तो मतलब जोश में तो सारे थे ये, ऐसे कहेंगे हम। इसका मतलब ये एक आइडियोलॉजी है जिसको लेके निकले होंगे एक्सप्लोरेशन के लिए, और दे कुड कंट्रोल दीज लार्ज टेरिटरी, जबकि खुद इतना सा इंग्लैंड कहाँ 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 हर जगह तो फैला हुआ है। और हो सकता है इसमें भी आपस में सेटलमेंट हो, चल इधर वाला तू संभाल ले, इधर वाला मैं संभाल लूं, जैसे यहाँ पे हुआ था। ऐसे ही हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस, जब उसको हराया था, एंग्लो फ्रेंच वॉर, और अल्टीमेटली दे डिसाइडेड कि ठीक है, हम इधर नहीं जाएंगे, यहाँ पे तुम्हारी जो पॉकेट्स हैं ठीक है, इसको हमें रूल करने दो। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रह गई, फ्रेंच यहाँ से निकल गई थी। वो कहते हैं हम तुम इधर कर लो हम उधर कर लेंगे, आपस में इन्होंने ऐसे किया है। नहीं तो आपस में लड़ते रहते, फ्रिक्शन हमने बात की थी, क्योंकि एक्सपेंड हो रहे तो फ्रिक्शन आ रहा था इनके बीच में भी। सॉरी, हाँ हाँ, सब 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 तेरा तेरा मेरा मेरा कुछ नहीं था यहाँ पे। कोई कंट्री किसी, अरे एशिया तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं हुआ, ये वाले अफ्रीका तो सबसे ज्यादा, ये वाले कंट्री, ये कुछ ऐसे हैं जिनको, जैसे चाइना के बारे में कहा जाता है, अफगानिस्तान है, इनको ज्यादा की कर नहीं पाए कंट्रोल। रीजन उसका जैसे चाइना है, उसका ज्योग्राफी अलग है। तिब्बत है, उसका नाम तिब्बत प्लेटू है ना, मुझे लगता है। कितना अच्छा है वो, करो कंट्रोल उसको। कंट्रोल करके क्या करोगे, बैठ जाओ वहां, मोनेस्ट्रीज हैं उसमें रह लो जाके। उसको कंट्रोल करके मिलने क्या वाला है, किस लिए कंट्रोल किया जाता है, रेवेन्यू के लिए, रिसोर्स के लिए। उस हाइट पे तो प्लेन भी मना करते हैं कि यहाँ से नहीं जाना, तिब्बतन प्लेटो से नहीं जाना, इधर उधर से होके चले जाते हैं, है ना। तो ज्योग्राफी भी, अब ये क्या है, कर लो इसको। ये जो एरिया है कैसा है, ज्योग्राफिकली हार्श है, कर लो कंट्रोल। कोशिश तो बेचारे ने की थी इसने, इधर उधर जाके, पर ज्यादा ये भी नहीं कर पाया। ये है टाइम पीरियड डीकोलाइजेशन का, कब तक, 1990s तक हुआ। हाँ, 1990s तक। जब बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि मेजर जो लैंग्वेजेस हैं उसमें उन कंट्रीज की ज्यादा, मतलब ये है क्या रिलेशन की जो कंट्री की, जैसे स्पेनिश है, फ्रेंच है और इंग्लिश है, जिन कंट्रीज की कॉलोनीज है जो पावरफुल है उन्हीं की लैंग्वेज है। मुझे भी कुछ भी ऐसा लगता है, पर उसमें उसके अलावा अब तो उनकी भी चाइनीज और अरेबिक अरेबिक भी है। तो बेसिकली क्या है, मेजर तो वही होंगी, पर क्योंकि उनका अगर रिप्रेजेंटेशन लाना है तो कैसे लाओगे। अब अगर अरेबिक नहीं है बीच में, अरब कंट्रीज क्या करेंगी। जैसे हिंदुस्तान तो देखो, हम तो मस्त आदमी, हम तो अंग्रेजी सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना। मैंने एक चीज देखी है, कभी ऑब्जर्व करना, जो कोई लीडर इंटरव्यू देता है ना, कोई भी इंटरव्यू देता है, कुछ भी टीवी पे बोलता है, यूरोपियन वो इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, स्पेनिश अपनी भाषा में बोल रहे थे स्पेन के लोग, है ना, अमेरिकन इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, मीन्स वो उनकी मदर टंग है। चाइनीज पता नहीं क्या बोल रहे होते हैं, मैंड्रियन में चंग पिंग टुंग, हमें नहीं समझ में आता, राइट। सिर्फ एक हिंदुस्तानी है, जब वो बोलेगा तो अपनी भाषा में नहीं बोलेगा वो, तो फिर कंफ्यूजन होती है कहाँ का बंदा, नहीं होता। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, वो इंग्लिश में ही बोलेगा। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश ही चलती है, हिंदी तो हमारे यहाँ है ही नहीं, मुझे लग रहा है हमारी भाषा है हिंदी नहीं। वो शायद इसलिए बोलते होंगे ताकि सबको समझ में आए। ताकि सारे समझ सके, हाँ, क्योंकि हिंदी तो सबको आती नहीं, इंग्लिश तो सबको आती है। या फिर ऐसे कह लो कि वही वही डायलॉग मेरा, कि कॉम्प्लेक्स है कि मैं टीवी बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, हिंदी बोल रहे हैं लोग क्या कहेंगे, है ना। मैंने जितने प्रेसिडेंट यूएस के, वो चुप करके आके इंग्लिश में बोल के चले जाते हैं, वो तो फ्रेंच नहीं बोलते, उनके लिए तो देहाती आदमी बोलते हैं ना अंग्रेजी, मासेस बोलते हैं ना, उनको तो अंग्रेजी, तो वो तो मासेस की भाषा बोलते हैं। हमारे यहाँ अब दो लीडर एक दो वो बोलते हैं, बाकी तो सारे अपनी अपनी मातृभाषा अंग्रेजी में ही बात करते हैं। यहाँ तक देखना कभी ध्यान से, ये ऐसा है।
और ये ऐसा ही यूएनओ में भी होता है, जो वो लोग यूएनओ में आके बोलेंगे वो अपनी भाषा में बात करेंगे। अरब जो हैं वो अरेबिक में बात करते हैं, वो नहीं अंग्रेजी अंग्रेजी बोलते। हमारा कोई जाएगा वहाँ, वो चाहता है ताकि सबको बात समझ में आए। हिंदी तो सबको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं हिंदी बोलूंगा तो ट्रांसलेट कुछ और कर दिया तो फीलिंग्स बदल जाती है ट्रांसलेशन में। तो फीलिंग्स पहले ही वो वाली रखो, अंग्रेजी में बोलो तो फीलिंग्स वही रहेंगी जो मैं बोलूंगा, है ना। हाँ ऐसा होता है। चलिए अब इसके कॉजेज क्या होंगे, जो भी शुरू हुए थे सारे वही हैं। वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट आ रहा था, यूरोपियन पावर वीक होती जा रही है, उधर से जो सुपर पावर हैं वो सपोर्ट करती हैं, कोई मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट को अगेंस्ट या एंटी कॉलोनियल है। प्रेशर आ रहा है यूएन की तरफ से, इंटरनेशनल प्रेशर है। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो खुद एग्जॉस्ट हो गए हैं, और ऊपर से ग्लोबल ट्रेड है। ग्लोबल ट्रेड तुम किसके साथ कर रहे हो, उन कंट्रीज का जो कॉलोनीज हैं। अब वो भी तो बराबरी चाहेंगी, या अब तुम इसे कॉलोनी दबा के रख सकते हो। जब अमेरिका नहीं दबा, अमेरिका वाज कॉलोनी। अब टाइम चेंज हो चुका है, मोनार्कीज खत्म हो चुकी हैं, डेमोक्रेसी आ रही है, तो वो लोग नहीं दबेंगे अब किसी से। डोमेस्टिक प्रेशर ये क्या है, पब्लिक ओपिनियन जगह जगह पे, क्योंकि पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदल चुके थे। अब मोनार्की नहीं है, डेमोक्रेसी है, तो लोग क्या चाहेंगे, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो दूसरा कंट्री हमारे ऊपर कैसे रूल करेगा, वो कैसे टैक्स लगाएगा, हम तो नहीं लगाने देंगे। तो उससे क्या लेना है, इंडिपेंडेंस चाहिए। अब ये मूवमेंट चलेंगे, यही इंडिया में यही टाइम है, वो यही वाला पीरियड है, वो सब सेम पीरियड ही है। और कुछ को तो इंडिया से बहुत पहले मिल गई थी, 1920s 30s में भी मिली है इंडिपेंडेंस, राइट। एशिया, इंडिया 47। इंडो चाइना इज नॉट चाइना, इंडो चाइना कहते हैं जो वो बेल्ट है ना, वियतनाम वाला जो एरिया वाला, लाओस कंबोडिया, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकली इंडो चाइना। तो जब कभी लिख रहा हूँ ना इंडो चाइना रिलेशन, इट्स साइनो इंडियन रिलेशन, है ना। हाँ कि इंडो चाइना रिलेशन लिखिए, इंडो चाइना ये होता है, ये वाली कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे हुआ था, बट यहाँ पे वो कामयाब नहीं हो पाए। रीजन एक्चुअली फ्रांस चाहता कि दोबारा से कंट्रोल करे। चल रहा है क्या मूवमेंट एंटी कॉलोनियल, वो चाहता रीअसर्ट करना। और अल्टीमेटली हुआ क्या, इन्होंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, रिजल्टेड इनटू वियतनाम वॉर। और उसमें यूएसए काफी टाइम तक लगा रहा है, और कहते हैं वही एक ऐसा एरिया जहाँ यूएसए नहीं कैटर कर पाया ना, उसको कंट्रोल कर पाया। मुझे लगता है वही नहीं है, अफगानिस्तान में कौन सा कर लिया। क्यों, दोनों के लोगों की मेंटेलिटी वहां की, अगर डिसाइड कर लेना कि हमारे ऊपर नहीं रूल कर सकता तो नहीं रूल कर सकता। अगर हम कहें ठीक है भाई, अफगानिस्तान स्टार्टिंग से ऐसा ही रहा है। ब्रिटिशर्स ने कई बार कोशिश की, कई बार अटैक किए थे, और उनको हरा भी देते थे, पर जो वहाँ की पब्लिक थी ना, अरे मर्डर कर देती थी ब्रिटिशर्स का। उन्होंने एक दो बार ट्राई किया, बाद में उन्होंने एक लाइन लगा दी, डू एंड डाई, कि आज के बाद 1921, आज के बाद तेरा जाना ही बंद, छोड़ो। इंडिया वाले अच्छे लोग थे, शरीफ थे, अंदर वो स्पिरिट नहीं थी लड़ने वाली, कि ठीक है यार तुम कर लो रूल, हम तो क्या है ना, हम तुम्हारी उल्टा हेल्प करेंगे, बताओ क्या करना है, बस एक कुर्सी हमें भी दे देना वहां पे। ऐसे ही है, जैसे वो एक बार ना मैं, हाँ बुक पे था कि उस टाइम लोगों को नॉमिनेट किया जाता था लेजिस्लेचर में, तो किसको करते थे ज्यादातर, वो प्रिंस, प्रिंस को करते थे, किंग जो होते थे प्रिंसली स्टेट को उनको करते थे। तो वो उनको करते जो उनकी सपोर्ट वाले लोग हों, राइट। और वो कुछ तो ऐसे होते थे बेचारे, अच्छे पढ़े लिखे, कुछ ऐसे होते थे बस, ऐसे वाले। हाँ तो उस बुक में लिखा है कि किसी ने पूछा एक प्रिंस से कि जब यहाँ पे वोटिंग होती है ना, तुम्हारी भी तो वोट है, प्रोसीडिंग्स चलती हैं लेजिस्लेचर में, तो तुम वोट कैसे कास्ट करते हो, तुम्हें इंग्लिश आती है। कहता फिर तुम कैसे पार्टिसिपेट करते हो, कहता मैं कुछ नहीं करता, मैं गवर्नर जनरल को देखता रहता हूँ, जब वो हाथ ऊपर करता है मैं भी कर देता हूँ कि यस, कि रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, यस, वो नीचे करता है मैं भी नीचे करता हूँ। ये हिस्टोरियन ने लिखा होगा किताबों में, हाँ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में। ये हाल हमारा ऐसा है, ये प्रिंसेस का हाल है। बढ़िया है, सही नहीं है ये भी, ये ज्यादा बढ़िया है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा,
मैं देखता रहूंगा वो क्या कर रहे हैं, जैसे वो करेगा मैं ऐसे कर लूंगा। चलो, अब मुझे नहीं पता किताबों में लिखना चाहिए कि नहीं, पर उन्होंने लिखा हुआ है, किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है। हाँ, जैसे उसके बारे में कांग्रेस कैसे बनी। अरे तुम तो कुछ, अरे कर, जो डफरिन जो था, हाँ डफरिन जो था, उसके कॉन्टेक्ट थे बाबास जो थे, हाँ मंक्स जो थे। उसने बताया कि ऐसा हो सकता है, दोबारा से बादल मंडरा रहे हैं, दोबारा से रिवोल्ट हो सकता है, कुछ करो। मतलब ये किताबों में लिखा, मैं कि ये कौन सी थ्योरी है। हाँ, यस। तब उनको लगा कि यार, हाँ कि 1857 में तो क्या था कि हम कंट्रोल कर सकते थे, हमारे सपोर्ट में लोग थे। अब हमारी सपोर्ट में नहीं है, तो अगर अब रिवोल्ट हुआ तो अब बाहर हो जाएंगे, कुछ करो वेंटिलेशन करने के लिए। वो जो थ्योरी है आपकी, सेफ्टी वॉल, है ना, ये सब किताबों में इतना कुछ लिखा हुआ है, बाकी तो ऐसे नहीं पढ़ाते है ना, पर किताबों में लिखा हुआ है। चलो, इंडोनेशिया 45 में ही हो गया, फिलीपींस 46 के करीब बात है, पर हो गया। मतलब 40s 50s वाला पीरियड है जब ये जनरली एशिया हो रहा है। अफ्रीका नॉर्थ वाला पार्ट है, हो गया था 22 में, तो गए नहीं, मर्जी है। कब तक, 52 तक, जब तक पब्लिक सड़कों पे नहीं आ गई कि बहुत हो गया, अब तो जाओ यार यहाँ से। अल्जीरिया, वो ये वायलेंस हो रहे हैं अब तो 1962। अब ये देखो, ये एक साल में नहीं हो रहा, ये चीजें फेज में हो रही। 40s तो हम बात कर रहे हैं, कुछ उससे पहले भी हो चुका है, अनाउंस हो चुका है 22 में, नहीं हो रहा है, पर 40s मीन्स वर्ल्ड वॉर के बाद में ये ग्रेजुअली स्टार्ट हो रहा है। और कहाँ हो रहा है, सारी कॉलोनीज में, एशिया में भी और अफ्रीका में भी। और कहीं पे 60s हम कह रहे हैं, कहीं पे 40s कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सडन कुछ नहीं होता, जाने का मन किसी का नहीं, इसका मतलब ये तो मूवमेंट चले होंगे, तब उनको लगा होगा कि अब तो, क्योंकि फ्रांस ने तो कोशिश की थी इंडोचाइना को दोबारा से दबाने की। यस, घाना 57, कीनिया 63, कॉन्गो 60, नाइजीरिया 60। तो सब क्या हो रहा है, कहीं 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 पे है, क्योंकि ब्रिटेन तो देखो पीसफुल, यहाँ से भी पीसफुल गया है। उसका रीजन है, ब्रिटेन ने ज्यादा क्यों नहीं किया, ब्रिटेन का रीजन था, वो कहते हैं हम वो कंट्री हैं जिसने पूरे वर्ल्ड पे राज किया है, रूल किया है, इंसल्ट थोड़ी कराएंगे। हाँ, इंसल्ट थोड़ी कराएंगे कि टॉर से जाएंगे कि हम जा रहे हैं। हमने रिवोल्ट किए थे, उन्होंने क्रश करके दिखा दिए। 42 में नहीं गए, 3 में नहीं गए, मन बना लिया उन्होंने पर नहीं गए, 47 में गए। और 15 अगस्त वॉज नॉट द डेट, 48 थी, इट वॉज नॉट 47, इट वॉज 48, है ना। फिर पहले क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे उनको दिख गया दंगे भड़केंगे तो चुप करके पहले निकल लो, क्योंकि ये भी हम ब्लेम नहीं लेना चाहते कि ये वो लोग हैं जो रूल बहुत अच्छे करते थे, वो इन्होंने दंगे करा दिए, ताकि हम कहेंगे हम तो चले गए थे, फिर देखो इंडियंस क्या कर रहे हैं। हम होते तो ना होता। बहुत चालाक थे वो लोग, बहुत शार्प। हाँ, यस, हर जगह हो रहा है। मिडिल ईस्ट, पैलेस्टीन, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ। ये वो एरिया बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे इसराइल बनाया गया, क्यों, ज्यूज थे वो होमलैंड आना चाहते थे उनको यहाँ पे, क्योंकि यूरोप में तो क्या हुआ था, उनके अगेंस्ट ही एट्रोसिटीज हुई थी, ये जगह दे दी गई। यहाँ से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट किसका हुआ, अरब और इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो जो आज तक चल रहा है। इट वॉज पैलेस्टीन, इसराइल को दे दिया गया, इसराइल बना लिया गया वहां पे, राइट। बंदे का नाम था इसराइल वैसे, कब, वो सदियों पुराने जो मैसेंजर होते थे उनमें उनमें नाम था इसराइल वैसे। यस, कि वो प्रॉफिट्स जो होते थे वो थे, राइट। उनको जगह दे दी गई ज्यूज को। अब उन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया कि अब पैलेस्टीन के लोग पॉकेट्स में रह गए, दो पूरा कैप्चर कर लिया किसने, इसराइल ने। इसलिए कन्फ्लिक्ट है, वो कहते हैं ये तो हमारा है, वो कहते हैं तुम्हारा नहीं है, इट वॉज आर होमलैंड। कब, वो पहले,
यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बट ये वो जगह है जहाँ से इस्लाम वो भी यहीं से है, क्रिश्चियनिटी वो भी यहीं से है, जूइज्म वो भी यहीं से है, तो सबका होमलैंड में से है ये। क्या करोगे, लड़ लो फिर उसके पीछे। जॉर्डन, सीरिया, ये सब 40s वाले पीरियड में, इराक 50s, तो सब इंडिपेंडेंस ले रहे हैं। कैरेबियन, कैरिबियन आप किधर आ गए, मैक्सिको के पास वाले जो आइलैंड है, ये नाम सुने होंगे, जमैका सुना होगा, त्रिनिदाद टोबैगो सुना होगा, है ना। 62 पैसिफिक। अब आप चले जाओ फिजी वाले एरियाज, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाओ, वहाँ पे छोटे 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 से आइलैंड्स हैं, बहुत सारे हैं, और उनमें आइलैंड्स अभी भी ऐसे हैं जो फ्रांस के कंट्रोल में भी हैं। फ्रेंच पॉलिनेशिया सुना होगा, माइक्रोनेशिया सुने होगा, तुवालू समूआ, सब सुना हुआ आप लोगों ने, देखा हुआ आप लोगों ने, तो यस गुड, है ना। तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है सारे, ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंस होगा क्या, नई स्टेट्स बनेंगी। हाँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कॉलोनीज थी वो पूरा एरिया कंट्रोल किया हुआ था, खासकर अफ्रीका में ऐसा हुआ है। यहाँ तो कंट्री का कंट्री किए, वहां तो उनके पास पूरा एरिया है। जो वो गए, अफ्रीका का मैप देखो कैसा है, नॉर्थ वाला, ये तेरा ये मेरा ऐसे ऐसे करके कंट्री बना के वो चले गए, एथनिसिटी उन्होंने कंसिडर नहीं की। अब उससे क्या होगा, एक एरिया में एक एथनिसिटी के लोग हैं, उसी के दूसरी में रहते हैं, तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स होंगी। सिविल वॉर ऐसे ही होती है, क्योंकि जो चीजें होती है ना, लोग क्लोज किसके होते हैं, जहाँ पे सेम कल्चर होगा, सेम कल्चर के बीच में आपने दीवार लगा दी, वो हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे। रिलीजन उनको नहीं जोड़ सकता, जैसे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। पहले तो एक पाकिस्तान था ईस्ट और वेस्ट करके, ईस्ट जो था उनका कल्चर मैच करता है बांग्ला कल्चर के साथ, उनकी लैंग्वेज बांग्ला वो बंगाल का पार्ट था। वेस्ट पंजाब या वेस्ट पाकिस्तान वो पंजाबी है, वो तो उनके गाने सुन लो वो पंजाबी, उनका लिटरेचर देख लो वो पंजाबी, वो बोलते हैं वो पंजाबी, वहाँ की सारा कुछ पंजाबी है, वो पता नहीं लगता पंजाब है कि वो पाकिस्तान वाला एरिया है, राइट। अब रिलीजन दोनों का सेम, अगर रिलीजन से होता तो वो हमेशा इकट्ठे रहते, अलग क्यों हुए, सिर्फ कल्चर की वजह से। दे वर कंसिडर्ड एज इंफीरियर बाय दिस पंजाबी डोमिनेटेड एरिया पीपल। ये कौन है, तो बंगाली हैं, ये हम पे रूल करेंगे। रीजन क्या था, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट पॉसिबल, ये इकोनॉमिकली साउंड थी, क्लास सिस्टम आ गया ना, और कोई नहीं चाहेगा ये लोग इनके ऊपर डोमिनेट करें। इंडिया को मौका मिला, इंडिया ने उनकी सपोर्ट करी, भाई तुम कैसे ऐसा हो सकता, तुम्हारे कोई दबाएगा, तो बांग्लादेश बन गया। और इसीलिए देखो चीज, आपने सुना होगा इनफिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशीज आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, पहली बात तो बॉर्डर पोरस है, पोरस बॉर्डर से कुछ नहीं होता, कल्चर सेम है, कल्चर सेम है तो मिक्स में पता ही नहीं लगता। हाँ, यहाँ से पंजाब का बॉर्डर, कहाँ पे लाइन लगी हुई है पंजाब के बॉर्डर हरियाणा के बॉर्डर में, लाइन लगी हुई है कि ये यहाँ से, मैं तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे। अब आपको पता लगता है कि ये अब पंजाब से हरियाणा में एंटर कर गए, मौसम ही बदल गया, लोग बदल गए, सड़क के इधर भी वही लोग रहते हैं, बॉर्डर के इधर भी वही है। तो जब ऐसा होगा, तो इसलिए वेस्ट बंगाल में अगर बांग्लादेश है, पता ही थोड़ी लगता है ये कौन आया है, क्योंकि कल्चर सेम है। जब आपके जैसे लोग मिलेंगे आपको, तो आपको लगेगा ये भी यही का तो है। हाँ, हाँ, अगर उनका कल्चर अलग होता फिर तो पब्लिक ही भगा देती उनको, सिंपल सर। तो जहां भी लोग रहेंगे, टेंशन कब होगी, जब कल्चर अलग हो। और यहाँ पे यही हुआ, अफ्रीका में ये प्रॉब्लम है। सिविल वॉर जो चलते हैं उसके एक दो रीजन ये होते हैं, या तो एथनिसिटी या कल्चर को लेके होगा, या फिर रिसोर्सेज को लेके होगा, क्योंकि वो कंट्रीज जो डेवलप नहीं की, कॉलोनीज जिनको सिर्फ यूज किया गया फॉर द रिसोर्सेज, डेवलप नहीं किए, तो आज भी वहां पे लड़ाइयाँ पानी के लिए भी होती होंगी। हाँ, टेरिटरीज के लिए वो बेसिक सी चीजें हैं, और हम भी उधर ही जा रहे हैं, चिंता ना करो। वाटर स्केर्सिटी है, यूपीएससी में हम ये डिस्कस करते थे, वाटर स्केर्सिटी हर जगह यही है, और पानी की लड़ाइयाँ होती हैं। जहाँ पे दिल्ली जैसे एरिया में जब पानी नहीं आता, टैंकर आता है, फिर लोग लड़ते हैं। यस, हाँ, गांव में तो अभी भी बढ़िया मस्त हो गए, पानी की कमी कहाँ होती है, कितना पानी चाहिए,
है ना, खेत के पास भरा होता है उन्होंने कि भैंस भी तू ले जा, तू भी बैठ जा, बीच में बैठ जा। झोड़ भी होता है, वैसे भी होता है, तालाब बनाया होता है, या जो भी चीजें हैं। कोल्ड वॉर डायनेमिक सिस्टम इमर्ज हो रहा है, क्योंकि अब दो मेजर पावर्स इमर्ज हुए, तो उनके बीच में ये आएगा ही आएगा। इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या है? अब ये कंट्रीज तो नहीं बन गए, अरे सारे कंट्री थोड़ी प्रॉस्परस थे, और कॉलोनी प्रॉस्परस हो भी नहीं सकती। तो उनके लिए पहला चैलेंज तो इकोनॉमिक है। जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो बाकी प्रॉब्लम तो अपने आप ही आ जाएंगी, फिर वो चाहे पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और टेंशन ऑटोमेटिक रहेगी। तो यहाँ पे यही चैलेंज क्या, पावर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और डिपेंडेंसी भी किस पे है, फिर सारा कुछ तो वो करते थे। अब इंडिया ने भी जब लिया, अब ऐसे ही देखो ना, हमने बहुत सारी चीजें रिटेन की, जैसे सिविल सर्विसेज। आइडिया क्या था स्टार्टिंग में, ये सारा कॉलोनी लेगेसी है, इसको बंद करो। पटेल सेड मैंने काम किया इन लोगों के साथ, इन लोगों को पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, अगर इनको कर दो फिर इंडिया को संभालोगे कैसे, और इंडिया छोटा नहीं है। वो सिविल सर्विसेज उसको मेंटेन किया कि ठीक है रख लो इसको, कॉलोनियल वोनियल लीगेसी बाकी तो सब नजर आता है, ये कॉलोनियल हमने बदल दिया, इसको बदला, अब कोई चाहता भी नहीं बदलना। जैसे लॉ बदल दिया हमने, कॉलोनियल लॉ थे, अब उसमें क्या दे दिया हमने, अपने न्याय दे दिया। पहले पनिशमेंट थी, इंडियन पिनल कोड मीन्स पनिशमेंट कोड, अब भारतीय न्याय संहिता, अब सबको न्याय मिलेगा। ओल्ड वाइन द न्यू बॉटल, बस विद न्यू मार्का। मुझे समझ नहीं आता, भारतीय न्याय संहिता अंदर तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है सारा। हाँ, नाम उसका अंग्रेजी में रख दो ना यार, ऐसे मत करो। सॉरी, अब वो क्या करे जिनको अंग्रेजी नहीं आती, मेरे जैसे लोग। वो इसलिए बेसिकली, अगर आप ध्यान से लॉ पढ़ो, लॉ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने तो पढ़ा है, उसके आर्टिकल पढ़ना, बेयर लैंग्वेज उनकी, जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, फिर मुझे एक्सप्लेन करके बताना क्या कहना चाहता है ये। अगर डिस्कशन ना करो, कोई ना समझाए, हाँ आर्टिकल 4 पढ़ लेना, ऐसे लगे क्या कहना चाहते हो यार ये तो बताओ। आर्टिकल 13 पढ़ लेना, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। वो क्या है बेसिकली, जिन्होंने बनाए थे उनकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी थी, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, आज वालों की तो कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। दैट इज द मेन रीजन। तो अब उनको क्या लगता है, सिंपल इंग्लिश में, मतलब भाई सिंपल है, लेमन की भाषा में लिख दो, है ना। वो जो बच्चे लिखते हैं ना छोटे से ऐसे, माई फ्रेंड और माई डॉग, वो वाला हाँ। पर ऐसा नहीं होता, कई बार आपको ऐसा लिखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखो, वो ऐसा क्यों है लैंग्वेज, क्योंकि वहां पे 4 चीजों को एक लाइन में लिखा हुआ है, ताकि आपको ज्यादा इलेबोरेट ना करना पड़े। और फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं लिख रहा हूँ तो मुझे पता है मैं किस कंटेक्स्ट में क्या लिख रहा हूँ और क्या सोच के लिख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इस लाइन से वो समझ आ जाना चाहिए। अब पता लगा 4 लाइनें लिखनी है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, वो 4 लाइनें एक लाइन में आ गई, कॉमे लगा दिए, नॉट विथस्टैंडिंग ऐसे कर दिया, एब्रिविएशन में ऐसे लिखा होता है उसमें। अब क्या करेंगे वो, उसको एक्सप्लेन कर दिया होगा, और क्या किया होगा, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। कुछ नहीं किया एक्चुअली उन्होंने, मैं बताता हूँ क्या किया है। जितने भी एक्ट बनते हैं उनमें एक स्टैंडर्ड होता है कि सेक्शन 1 जो होता है उसमें नाम लिखा होता है, सेक्शन 2 में लिखा होता है डेफिनेशन सारी जितनी भी हैं, उसके बाद प्रोविजंस होती हैं। आईपीसी में क्या था, प्रोविजंस अलग अलग थी और पनिशमेंट अलग अलग थी, डेफिनेशन भी अलग अलग थी, कि जो जहाँ पे ऑफेंस है वहाँ पे डेफिनेशन उसकी वही थी, और ढूंढनी पड़ती थी, मिलती नहीं है यार, सर्च करनी पड़ती थी कहाँ पे ढूंढो कि डेफिनेशन इसकी यहाँ दी है। दूसरे चीटिंग कहाँ पे, चीटिंग वहाँ पे मिलेगी, किसकी कहीं और मिलेगी, अब नहीं समझ आता होगा। अब उन्होंने कर दिया सेक्शन 2 सारी डेफिनेशन उसी में भरी हुई है। बस ये किया जिसको कहते हैं ना रीऑर्गेनाइज करना, ताकि हाँ बस आपको बर्डन, किसको हो गया, जजेस को बर्डन है। अब आपको रट्टे लगे हुए हैं सेक्शन के, अब वो सारे बदल गए। अब वकील भी अब क्या करेगा बेचारा, और जज भी क्या करेगा। अब वो ढूंढते हैं कि पहले 420 साहब कौन सा है यार सेक्शन, बताओ तो सही। सॉरी, टाइम से क्या लेना देना, हमने कॉलोनियल लॉ हटाने थे वो हटा दिए। भारत को अपने खुद के कानून नहीं दिए किसी ने, हमने वो दे दिए। ये शुद्ध भारतीय कानून है,
जहां पे अंग्रेजों का कोई प्रभाव नहीं है ना। सॉरी, पार्लियामेंट तो बदल दी हमने, कुछ नहीं है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और क्या करोगे, अब मैंने पढ़ के देखे वही है, अभी कुछ नहीं बदला है। हाँ, कैसे? मटेरियल, नहीं 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 नहीं, वो लॉ की बात नहीं कर रही हैं, वो टेस्ट की बात कर रही हैं, इंग्लिश टेस्ट। कि जो लोग हैं यहाँ के, वो इंग्लिश टेस्ट के हो गए हैं। इंग्लिश टेस्ट का मतलब जो अंग्रेज खाते थे, पीते थे, बोलते थे, कुछ ऐसा प्रिटेंड करते हैं हमारे लोग। सुबह क्या खाएंगे? ओट्स खाने चाहिए ना, कॉर्नफ्लेक्स खाना चाहिए, है ना। हमारे तो है नहीं, एनिमल्स को खिलाते हैं यूएसए वाले कॉर्नफ्लेक्स, हम वो सुबह खाएंगे दूध में, हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट, क्योंकि मार्केटिंग तो ऐसी ही हो रही है, रोटी सुबह नहीं खाना है ना। हाँ, अब ऐसे ही होता है, पता नहीं क्या खाना, मुझे नहीं पता। तो टेस्ट बदल चुका है हम लोगों का, हम हिंदुस्तानी हम नहीं रहे। हिंदुस्तानी क्या खाते थे सुबह उठ के पहले? ना 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 ना, रोटी खाते थे, साग उधर पंजाब में पुराना सारा पूछ रहे ना, सुबह सुबह लस्सी साग और रोटी यही चलता था। पराठा परोठा तो बहुत बाद में आया है, मैंने तो खुद देखा गाँव में। मैं तो मक्खन की रोटी, हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट की बात बता रहा हूँ, ब्रेकफास्ट में। हाँ, तो अब वो हम ऐसे नहीं रहे हैं, नहीं। तो वो ये कह रही हैं कि लैंग्वेज हम बोलते हैं, हिंदी यहाँ की भाषा क्या, हिंदी पंजाबी, है ना। हरियाणा की लैंग्वेजेस, हरियाणवी डायलेक्ट, कितने लोग बात करते हैं हरियाणवी डायलेक्ट में? कि सारे वही बात करते हैं, हम तो क्यों नहीं बात करते? कि घर में तो वही ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं हम बोलते ही नहीं है, हम हरियाणवी नहीं है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि घर में है, बाहर आके हम बदल जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो कह रही है, यही कह रही हैं मुझे लग रहा है। हाँ, कि लोग किधर फोकस करते हैं, सॉरी, इसलिए वो ऐड भी देखना, वो भी वैसी आती है ना। हाँ, बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाया जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली सारे इंग्लिश ही बोलते हैं। अब मैं बताता हूँ, जरूरी है वो, अंग्रेजी जरूरी है, क्यों जरूरी है, अब मैं बताता हूँ उस पर। अरे सब कुछ आने चाहिए, जस्टिफाई करना, इट्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप तमिलनाडु गए, खुल के बोलो हिंदी, वो तमिल बोलेगा खुल के, बस बोलते रहो फिर। सो मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या, आपको वर्ल्ड से कनेक्ट करना है, उतनी तो आनी चाहिए, बस उतनी तो आनी चाहिए ना, कि आपका काम चल जाए, बढ़िया से काम चल जाए, गुजारा नहीं, काम बढ़िया से टॉर से, बस। और क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया बिलीव कि हमने तो सेवा ही पूरे दुनिया की करनी है, तो इसलिए हम जरूरी सीखते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, हम उनकी फैक्ट्रियां चलाएंगे, सीईओ बनेंगे, काम करेंगे, वही तो होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, डेवलपमेंट और एड, आप सुनोगे कि फॉरेन एड्स मिलनी शुरू हुई, डेवलपमेंट ऐसी ही हुआ इनका। रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन पहले कौन कर रहा है? पहले जो मदर कंट्रीज होती थी वो करती थी, अब ये अपने रिसोर्स की तरफ ध्यान देंगे। इंडिपेंडेंट स्टेट है, बट इन्फ्लुएंस कौन करेगा? अभी पुरानी इकोनॉमीज इनको इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि इनको भी नहीं आता एक्सट्रैक्ट करना। सोशल एंड कल्चरल कंसिक्वेंसेस होंगे, यस, माइग्रेट करेंगे लोग, लोगों की नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी वो अलग बनेगी, राइट। माइग्रेशन क्यों होगा? क्योंकि जो लोग थे जिनको आदत है वही काम करने की, कंपनीज की, वो बाहर की तरफ मूव करे। कॉलोनी में उनको पता है अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा नहीं कि इंडिया से आज लोग बाहर जाते हैं। अरे हम माइग्रेशन में पढ़ेंगे, पहले एज ए लेबर जाती थी, जब इंडिया आजाद हुआ फिर अलग तरह के लोग जाने लगे, थोड़े से पढ़े लिखे, फिर एक इस लेवल के लोग आ गए जो इंडिया की क्रीम थी, वो जाती थी। और फिर यूपीएससी में सवाल आते थे उस समय, 70s 80s में, ब्रेन ड्रेन, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, चेक किया जाए, ये सबको पता है कि ऐसा हो रहा है। आज नहीं, पहली बार पता लग रहा है, 40 साल पहले ही पता था हमें। अब कुछ और हो गया है, अब वो तो जाते जाते हैं, अब बाकी भी जाने लगे कि चलो ट्राला चला लेंगे, ट्रक चला लेंगे। हाँ,
इंटरनेशनल रिलेशन पे फर्क पड़ा, नए नए इंस्टीट्यूशन बने, नए नए अलाइज बने, तो मूवमेंट जो है अलाइनमेंट के वो चले, ऐसे इम्पैक्ट पड़ा है, राइट। हाँ, तो ये क्या था। हाँ, आप पेशेंटली सुनते हैं, कम बात है ये। हाँ देखो, शोर नहीं मचाते आप कोई भी कि दुखी हो गए, परेशान हो गए। और ये वो चीजें जो बहुत बोर होती हैं। किसको पसंद है सुनना हिस्ट्री? मजेदार है। मुझे तो इतना पता है, जब आपको समझ आता है तो सारा मजेदार है, समझ नहीं आता तो मूवीज भी बेकार लगती हैं। नहीं होता। हाँ, कई मूवीज देखने से मैट्रिक्स है, वो समझ में थोड़ी आती है, मेटावर्स की बात करते हैं कुछ के, समझने में आपको ब्रेन लगेगा, दिमाग चाहिए, वो समझ ही नहीं आती, राइट जी। अब किसी को कुछ समझ में आया? किसी का कोई सवाल, कोई डाउट? इंजॉय करो, फिर मिलेंगे ज्योग्राफी में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।